चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आज विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया। सोमवार को विपक्ष ने लोकसभा में महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर से कहा कि सरकार भगदड़ से हुई मौतों का सही आंकड़ा जारी करे। आज सदन में विपक्ष ने कुंभ पर जवाब दो और केंद्र सरकार होश में आओ के नारे भी लगाए। स्पीकर ने कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण में भगदड़ का उल्लेख किया गया है। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने यूपी सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए वेल में जाकर नारेबाजी की। इधर राज्यसभा में भी महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। थोड़ी देर कार्यवाही चलने के बाद राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हमारी एक ही मांग थी कि कुंभ में जो लोगों की मृत्यु हुई है, शरणार्थियों के साथ जो अपमान हुआ है, यात्रियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, उस पर सरकार जवाबदेही है और इसीलिए महाकुंभ में को लेकर एक विशेष चर्चा की मांग आज हमने रखी। लेकिन पूरे जो हमारी मांगों पर बुलडोज़र चलाया गया सरकार के द्वारा, लोगों की जो न्याय की जो गुहार है उस पर सरकार ने बुलडोज़र चलाया। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटेमिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहाँ। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं। इधर लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विश्व इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एआई के क्षेत्र में क्रांति से गुजर रहा है और भारत इसमें पीछे छूट रहा है। राहुल ने मेक इन इंडिया को असफल बताते हुए कहा कि आज चीन औद्योगिक विकास में भारत से काफी आगे निकल चुका है। इसी वजह से वो भारत की जमीन पर कब्जा भी कर रहा है। अब अगर भारत को बेरोजगारी से मुक्ति पानी है तो तेज विकास करना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग फेल from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried. And I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. The matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. तो दिल्ली में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन रहा। शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार की इजाजत थी। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली में 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के स्कूली बच्चों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा और साथ ही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है।
दिल्ली के जौनपुरा में चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने सिसोदिया की सीट बदले जाने पर भी सवाल खड़े किए। अमित शाह ने कहा कि छोटे मियां और बड़े मियां को जनता सबक सिखाएगी। साथ ही ये भी कहा कि केजरीवाल ने ही दिल्ली को जहरीला पानी दिया। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना कि कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। साथ ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में बीजेपी की जीत का दावा किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि दिल्ली की जनता को फेक गारंटी से मुक्ति मिलने वाली है। दिल्ली वासी अब डबल इंजन की सरकार को चुनेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। गारंटीज से दिल्ली के लोगों को अब मुक्ति मिलेगी। हर एक दिल्ली वासी जो वर्षों से, दशकों से अपने आप को विकास से वंचित पाता है, वो अब दिल्ली में एक डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्सुक है चुन के देने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में मिडिल क्लास को तो बहुत बड़ा सौगात दिया ही है। आखिर 12 लाख सालाना आय और अगर आप तनख्वाह पाते हैं तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं भरना, यानी एक प्रकार से लगभग मिडिल क्लास को तो मुक्त कर दिया टैक्स के। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में गुंडागर्दी और तोड़फोड़ की जा रही है। आम आदमी पार्टी के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। साथ ही केजरीवाल ने लोगों से आगाह किया कि वो मतदान के दिन किसी के बहकावे में ना आए, अपना वोट मतदान केंद्र पर ही जाकर दें। ये जो करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया। मुझे कई झुग्गियों से फ़ोन आए हैं कि घर घर जाके कह रहे हैं कि चुनाव के पहले वाली रात को आएंगे, आपको वोट आपके घर पे ही डलवा के लेके जाएंगे। वोट घर पे नहीं डलता, किसी हालत में वोट घर पे नहीं डलता। उनके धोखे में मत आ जाना। वो केवल और केवल आपकी उंगली पे काला निशान लगाने आ रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जा सकें। बीजेपी के गुंडे उनके घर भी पहुंच जाते हैं, लोगों को धमकाते हैं कि आप मनीष सिसोदिया से क्यों मिले, मनीष सिसोदिया के गले में आपने माला क्यों डाली, मनीष सिसोदिया को आपने ये भरोसा क्यों दिया कि उनको वोट दोगे। आप गुंडागिरी, पुलिस, इनका दुरुपयोग करके आप विपक्ष की, दूसरी पार्टियों की, आप गुंडागिरी, पैसे और धमकियों के दम पर दूसरी पार्टियों के वॉलंटियर्स को, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को धमकाना चाहते हैं, उनको रोकना चाहते हैं। तो दिल्ली के जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मियां सबसे ज्यादा तेज हैं, उनमें से एक है जंगपुरा। जंगपुरा से आपके मनीष सिसोदिया, बीजेपी के दरविंदर सिंह मारवा और कांग्रेस के फरहाद सूरी के बीच कड़ा मुकाबला है। तो जंगपुरा के लोग क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालेंगे, इस पर हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने वहां की जनता से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। बस विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए आम आदमी का। विकास हुआ है या नहीं हुआ है आपको लगता है पिछले कुछ सालों में? जब तक हमारे नेताजी थे तब तो विकास था। अभी कुछ टाइम से विकास नहीं रुका है, काफी टाइम तक। अब होपफुली अब आगे आ जाएंगे तो विकास होने ही होने। देखो जी, यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे जितना भी ये थोड़ा सा कबाड़ खाना, ये जितना भी कूड़ा करकट, ये सारा साफ सफाई हो। और जो ये जो सारी साफ सफाई जो अब करेंगे ये बीजेपी ही आगे करेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी तब जाके ये काम होगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं होगा। पैसा खाने को मास्टर है, दिखा दिया जी हमने ये काम कर डाला है। इधर चले ये कश्मीरी पार्क के सामने डॉक्टर कालड़ा है, डॉक्टर कालड़ा के आगे उन्होंने नई लाइन डाली। वहाँ पर झील बनी हुई है, रोज आना पानी 24 घंटे पानी वहाँ चलता है। डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नथिंग। सब घर भर गए हुए, अपना पैसा भर गए हुए, शीश महल बना लिया उन्होंने सब। माहौल तो धर्मिंदर का ही दिखता, देखो ना उसको, देखो यहाँ पे सब लोग उसकी सपोर्ट कर रहे हैं जी, ठीक है ना। बाकी देखो, मान उधर है, दिल उधर है, मान उधर है। जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो सब अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं,
वो हर चीज में एग्री करते हैं बट वो आगे कोई काम होता नहीं है। भैया सफाई चाहिए, यहाँ तो पानी जाता है कहीं पानी गंदा आ रहा हो, कहीं ऐसी है रोड नहीं बन रहे हैं, ये बात है बस। तो दिल्ली के चुनावी दंगल में किसका चलेगा दाव? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए अब आपको देते हैं शेयर बाजार का पूरा अपडेट। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में दबाव दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए। सेंसेक्स 319 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 121 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में गिरावट रही। डिटेल्स लेते हैं कंचन से। तो कंचन बताएं, आज बाजार में चौतरफा गिरावट देखने को मिली। ऐसे में किन स्टॉक में तेजी और किन स्टॉक की सबसे ज्यादा पिटाई हुई? तो डेफिनेटली ट्रम्प टैरिफ और साथ ही साथ बजट के बाद बाजार में हमें एक प्रेशर तो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन देखते हैं कि स्टॉक्स का किस तरीके का हाल आज हमें देखने को मिला है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर की बात करी जाए तो बजाज फाइनेंस लगातार काफी दिनों से हमें इसमें एक रैली देखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड विप्रो ने आज अच्छा खासा कमाल दिखाया है बाजार के अंदर। लूजिंग स्ट्रीक में लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा कंज्यूमर, बीईएल और कोल इंडिया जैसे काउंटर्स रहे जिन्होंने बाजार को ड्रैग डाउन किया है। मिड कैप की बात करी जाए तो वोल्टास, एसआरएफ, पीआई इंडस्ट्री, यूपीएल को अच्छा खासा एक बूस्ट मिला है ट्रम्प टैरिफ की वजह से। बजट के जो एलोकेशन है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में जहाँ पे उम्मीदें जताई जा रही थी कि एलोकेशन आएगा, बट एलोकेशन उम्मीदों के जितना नहीं आया और जो रिफ्लेक्शन हमें शेयर में भी देखने को मिला है। हुडको, भारत डायनामिक्स, आरवीएनएल और मैजगॉन डॉक शिप में हमें एक कमजोरी का सत्र डेफिनेटली आज हमें देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। अमेरिका ने दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। ट्रंप सरकार ने मेक्सिको, कनाडा और चीन पर नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। इस टैरिफ वॉर को लेकर दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी है। भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं है। तो अमेरिका का ये कदम किन सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है, इस पर पूरी जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी मिताली जैन। 25% टैरिफ लगाए उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पे, और 10% टैरिफ लगाए चाइना के सारे ही एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पे। कुछ भी उन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया। यहाँ पे ये चेंजेस दुनिया के ट्रेड डायनामिक्स को बदलने वाले हैं और इंडिया भी इस इम्पैक्ट को झेलने वाला है। तो ट्रेड डाइवर्जन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो सेक्टर स्पेसिफिक टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर्स में इंडियन एक्सपोर्टर्स को यहाँ फ़ायदा मिलता नजर आ सकता है। दूसरा मेजर इम्पैक्ट होगा एनर्जी प्राइस शिफ्ट्स का। यूएस ने कैनेडियन ऑयल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी पर टैरिफ लगाए हैं। इसका मतलब है कि कनाडा को अब एशियन मार्केट्स की तरफ अपना फोकस बढ़ाना पड़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं, कुछ रिस्क्स भी है, जैसे कि सप्लाई चेन का रिस्क। अगर इंडिया की बिजनेसेस अभी भी चाइनीज इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है तो वहाँ पे उन्हें कॉस्ट में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की। तो यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है यहाँ पे इंडिया में, उनको एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बूस्ट देखने को मिल सकती है। साथ ही ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शंस की बात करें तो इम्पैक्ट करेंसी और इन्फ्लेशन पे भी देखने को मिल सकता है। रुपए की स्टेबिलिटी को लेकर कंसर्न्स बढ़ते नजर आ सकते हैं और इन्फ्लेशन लेवल्स पर भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। इन सब के बीच एक स्पेसिफिक सेक्टर जो कि आज लाइमलाइट में रहा है वो एक केमिकल सेक्टर। 3 पर्टिकुलर स्टॉक्स की मैं बात करना चाहूँगी, यूपीएल, जुबिलेंट इंग्रेविया और पीआई इंडस्ट्रीज की। तो ये टैरिफ्स के चलते इन तीनों स्टॉक्स में हमें आज अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। पीआई इंडस्ट्रीज की अगर बात करूं तो एक की प्रोडक्ट है उनका पायरोसल्फेन, जो कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 30 से 35% तक कंट्रीब्यूट करता है। पहले चाइनीज सप्लायर्स की वजह से जो प्राइसिंग प्रेशर था वो अब इंप्रूव होता नजर आ सकता है और रेवेन्यू में भी हमें इसकी संभावना देखने को मिल सकती है। यूपीएल की बात करें तो वहाँ का एक की कॉम्पोनेंट है ग्लूफोसिनेट, जो कि यूएस मार्केट का एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। टैरिफ्स के बाद चाइनीज कंपटीशन का प्रेशर कम होगा, जिससे यूपीएल की मार्केटिंग पोजीशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती नजर आ सकती है। तीसरी हम जुबिलेंट इंग्रेविया की बात करें तो दुनिया की ओनली नॉन चाइनीज पायराडाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस वजह से कंपनी की एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल और सेमीकंडक्टर सेक्टर्स में अच्छी खासी ग्रोथ पोटेंशियल की उम्मीद है। लेकिन जैसे कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, हमें साथ साथ इन लाइन रखना होगा रिस्क का भी, जो कि इन टैरिफ्स के चलते इंडिया को फेस करना पड़ सकता है। डॉलर की मजबूती रुपए पर भारी पड़ रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड 87.28 प्रति डॉलर तक फिसल गया है। तो क्या है इसके पीछे बड़ी वजह और इस रुपए के कब तक संभलने की संभावना है, बता रही हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता।
और रुपए में आज हमने भारी गिरावट आते हुए देखी। ये तो बाजार को अंदेशा था कि एक गैप डाउन ओपनिंग हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे, लेकिन 67 पैसे की गिरावट की शायद यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो रुपए ने ना सिर्फ 87 का स्तर यहाँ पर निकाला, लेकिन 87.28 का ऑल टाइम लो भी बनाया। अगर आप अक्टूबर से अब तक का समय देखें तो करीबन 4% का डिप्रिसिएशन हम यहाँ पर रुपए में देख चुके हैं। जो डॉलर इंडेक्स में तेज़ी है उसका सीधा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिला। ज़्यादातर एशियन करेंसीज में आधे से 1% की गिरावट थी, तो रुपए ने भी उसी तरह की गिरावट यहाँ पर बनते हुए देखी। जो ट्रेड टैरिफ्स को लेकर चिंताएं हैं और कैसे ग्लोबल मार्केट्स में एक स्लो डाउन हो सकता है, कैसे कंट्रीज यहाँ पर रिटेलिएट करेंगी, इसका सीधा असर हमने रीजनल इक्विटी मार्केट्स पे भी पड़ता हुआ देखा, जिसका भी असर यहाँ पर रुपए में देखने को मिला। वेल, इसके अलावा अगर आप ओवरऑल रीजनल इक्विटीज़ में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ जिस तरह की कच्चे तेल में यहाँ पर इजाफा देखने को मिला, उसका असर भी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ ने यहाँ पर उठाया। इंडियन रुपया लगातार यहाँ पर डेप्रिसिएट तो होता ही रहा है, लेकिन अब बाजार यहाँ पर देखेगा कि आरबीआई की पॉलिसी फेब 7 को कैसी रहती है। अब मेजर करेक्शन या रिएक्शन अब यहाँ से भी आता हुआ नजर आएगा। ज़्यादातर बाजार का मानना है कि हम 86.5 से 88 ये रेंज अब इस क्वार्टर में यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इसका ये देखना होगा कि किस तरह से टैरिफ पॉलिसीज़ आगे जाती हैं, कैसी स्टेटमेंट्स रहती हैं और भारत यहाँ पर किस तरह का स्टैंड लेता है। सोशल मीडिया में देश ने आवाज पर बजट देखा। इस खास मौके पर बाजार के बड़े महारथियों ने अपनी बात रखने के लिए आवाज को चुना। इस सिलसिले में हेलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा भी आज हमारे साथ जुड़े। इस दौरान उन्होंने कैपेक्स और इंफ्रा से जुड़ी कंपनियों से दूर रहने की सलाह दी। अब जो बात हो रही थी कि 80 to 85% इंडियंस की सैलरी 12 लाख से कम है, तो डायरेक्ट 80-85% इंडियंस के पास वो पैसा आ रहा है। तो जो मार्केट ने सैटरडे को व्यू लिया था, कोई भी कंजम्पशन स्टॉक उठा के देख लीजिए आप, वो चल रहा था। आज भी वही स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। क्या पोर्टफोलियो का पूरे तरीके से रीअलाइन करने की जरूरत है? थोड़ा तो रीअलाइन सबको करना पड़ेगा, हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि हमने इंफ्रा वगैरह कभी ज्यादा लिया ही नहीं था। बट जनरली आप बिग पिक्चर में अगर सोचें कि गवर्नमेंट ने एक सॉर्ट ऑफ क्लियर कर दिया कि जो ग्रोथ हुई है रेलवेज में, डिफेंस में भी ऐसे कह लें रिलेटिवली, या जनरल कैपेक्स में, वो अब कैपेसिटी गवर्नमेंट की इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स एंड वो थोड़ी प्लेटो हो गई है। अब आगे प्राइवेट सेक्टर करें। एंड ऑन दी अदर एंड आप कंज्यूमर को डायरेक्ट हेल्प दे रहे हैं। एंड देयरफॉर अभी के लिए जो लोग ओवरवेट हैं, जो कि काफी लोग थे लास्ट 3-4 साल में, और ऑल्सो एक याद रखिए कि सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हुई तो इकोनॉमी टाइप स्टॉक्स में हुई। साथ ही इस कड़ी में HDFC AMC के MD एंड CEO नवनीत मनोत ने कहा कि टैक्स राहत से अर्बन कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा और इसके अलावा इसका असर शेयर मार्केट से जुड़े शेयर्स पर भी दिख सकता है। कुछ कंजम्पशन करेंगे, कुछ सेविंग्स भी ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, तो कैपिटल मार्केट में भी ज्यादा पैसा आएगा, जो बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से एक वर्चुअस साइकिल बनता है। जब सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में आता है, मार्केट से वापस एक नया साइकिल खड़ा होता है और कंजम्पशन में भी वो पैसा जाएगा। तो दोनों में ही उसका फायदा है, कंजम्पशन में भी और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्टॉक्स में भी। विश्व में जरूर अनिश्चितता का माहौल है, उसका असर भारत के बाजारों पर भी देख रहे हैं, FPI की बिकवाली हम देख रहे हैं, लेकिन भारत का ओवरऑल मैक्रो ठीक है। और अब जो प्रयास किए गए हैं बजट में, उसकी वजह से जब अगर ग्रोथ लिफ्ट होती है भारत में, तो उसका एक अच्छा प्रभाव कंपनियों के मुनाफे पर भी इस साल देखने को मिलेगा। पिछले 2 क्वार्टर्स में जो स्लो डाउन दिखा है, मुझे लगता है 1 आध क्वार्टर के बाद वो ठीक होगा और मुझे लगता है कि पूरा बाजार ही धीरे धीरे अगर वैल्यूएशंस करेक्ट होती हैं तो एक अच्छा लंबे समय के निवेश के लिए बढ़िया बाजार बनता जाएगा। बजट में सरकार ने टैक्स पर बड़ी राहत दी है। ऐसे में अब टैक्स कटौती के बाद नजरें आरबीआई के एक्शन पर टिकी है। तो क्या आरबीआई दरें घटाएगा? इस पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सिस कैपिटल के चीफ इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा। तो नीलकंठ जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। और आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपको लगता है कि सरकार ने जो टैक्स कटौती की है, इसके बाद आरबीआई दरें घटाकर डिमांड बढ़ा सकता है? कंसेंसस अब हो गया है कि भाई 25 बेसिस पॉइंट कट तो आ ही रहा है, और क्योंकि इसको एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं ओवरटर्न विंडो कि पब्लिक और मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके बीच में ही पॉलिसी मेकिंग ज्यादातर होती है। तो 6 महीने पहले ओवरटर्न विंडो कहता था कि भाई आप रेट कट भी मत कीजिए, आप स्टांस भी मत चेंज कीजिए, आप CRR भी मत कट कीजिए, एटलीस्ट
वो अब शिफ्ट होके इस जगह पे आया है कि रेट कट की एक्सपेक्टेशन है। जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो अभी ग्रोथ का पेस कम हुआ है वो काफी हद तक लोन ग्रोथ के कम होने के कारण भी हुआ है, क्योंकि मार्च अप्रैल 2024 में जो 17% ग्रोथ था वो बैंक लोन्स का, वो अब 11 के भी नीचे आ गया। तो अगर इकोनॉमी को रिवाइव कराना है, अर्थव्यवस्था को रिवाइव कराना है, तो वो जो 11% है उसको आपको 14-15 करना पड़ेगा। वो करने के लिए आपको पहले तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी। जो 5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी जो आरबीआई को सकआउट करना पड़ा, $60 बिलियन बेचने पड़े, ये अनुमान है मार्केट का, तो उसको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। अगर वो होगा तभी डिपॉजिट ग्रोथ आएगी, और जब डिपॉजिट ग्रोथ आएगी तभी क्रेडिट ग्रोथ आ सकती है। तो पहला ये एक आस्क है, ये प्रिस्क्रिप्शन है। दूसरा है कि आप जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो और इस तरह की जो बंदिशें लगाई गई थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, उन लोगों को, उन पे अगर आरबीआई थोड़ा स्लो हो जाए तो फिर बैंक्स अपना लोन को बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी है उनके पास, मतलब बैलेंस शीट पे इतना रिस्क कैपिटल है, और रिस्क बफर्स हैं, और दूसरा की लिक्विडिटी भी वो मैनेज कर रहे हैं, तो इसलिए एलडीआर का एडिशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में कैपेक्स में पिकअप देखने को मिल सकता है क्या? जो अभी ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, अभी तो इसके पहले कुछ सैल्वोज फायर हुए हैं, और मेरे हिसाब से ये बहुत जल्दी रिट्रैक्ट होने के आसार नहीं लग रहे हैं। तो एक्सपोर्ट मार्केट और ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो मेरे हिसाब से काफी, उससे बहुत ज्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। जो हमारी इंटरनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आप जैसे देखें, जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो था 2012 में वो 34% था, वो 2021 तक घट के 27 हो गया था। तो जो 7% की जो गिरावट आई थी वो उसमें से 5% रियल एस्टेट पे थी, यानी जो हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट इन ड्वेलिंग्स जो सीएसओ रिपोर्ट करता है। तो क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में डाउनटर्न था, तो इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो काफी हद तक गिरा था। बाकी का जो गिरावट आई थी वो या तो पावर सेक्टर में थी या ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में थी जो रियल एस्टेट के इनपुट्स हैं, यानी मेटल, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इनको जो बनाने की फैक्ट्रीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कम हुआ था। तो अगर रियल एस्टेट साइकिल टर्न हो रही है, अगर पावर जनरेशन साइकिल टर्न हो रही है, तो मेरे हिसाब से ये रिकवरी जो है वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ही रहेगी। आप ये देखें कि अगर 32-33% जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो अभी चल रही, उसमें केंद्र सरकार का हाथ वो उसका 10% भी नहीं। तो इसलिए अगर केंद्र सरकार अगर कुछ 10, 15, 20 हजार, 30 हजार करोड़ एक्स्ट्रा खर्च कर भी देती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा पिकअप कर जाएगा। लेकिन अगर रियल एस्टेट साइकिल जो काफी अच्छी चल रही थी, बट ये जो सडनली लिक्विडिटी टाइटनिंग बहुत जोर से हो गई, इसके कारण क्रेडिट ग्रोथ काफी स्लो हो गया। अगर क्रेडिट ग्रोथ को हम वापस ले आते हैं, क्योंकि प्राइस टू इनकम रेशियोज अभी रियल एस्टेट के लिए काफी अच्छे हैं, तो रियल एस्टेट साइकिल जो है अच्छे से पिकअप कर सकती है। और वो कंस्ट्रक्शन अगर शुरू हो गया तो हर चीज का डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। वैसे ही पावर जनरेशन, क्योंकि अगर इकोनॉमी स्लो होती रही तो पावर जनरेशन के डिमांड को भी आदमी पुश आउट करता रहेगा। अगर इकोनॉमी को हम नियर टर्म में रिवाइव कर सकते हैं तो फिर पावर जनरेशन भी थोड़ा उसका केपेक्स पुल फॉरवर्ड हो सकता है। तो इन दोनों को मिला के मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो है वो ठीक ठाक सस्टेन कर लेने चाहिए। चलिए, शुक्रिया नीलकंठ मिश्रा जी हमसे खास बातचीत करने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बसंत पंचमी पर जारी अमृत स्नान। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान जारी है। प्रयागराज में अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। नियम के मुताबिक संगम में अखाड़े के साधु संत पहले स्नान कर रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों ने स्नान किया और उसके बाद तमाम अखाड़ों के साधु संत संगम की ओर पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान के पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से संगम पर 20 क्विंटल फूल बरसाए गए। दोपहर 12 बजे तक 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 13 जनवरी से अब तक 36 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार आईसीसी अंडर 19 टी20 विश्व कप अपने नाम कर लिया है। निकी प्रसाद की कप्तानी में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर ये शानदार जीत हासिल की है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट और उसके सहयोगी स्टाफ के लिए 5 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की भी घोषणा की है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता अंबानी ने भी टीम को बधाई दी है। नीता अंबानी ने कहा कि भारत, भारतीय खेल और भारतीय महिलाएं वास्तव में अजेय हैं। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। WHO ने खाने में नमक के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। तो क्या है ये नई गाइडलाइंस और इससे आपकी सेहत पर कितना फर्क पड़ेगा, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर नमक का नया फॉर्मूला। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।